हाँ, इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। यह महिलाओं में बहुत आज के युग में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। हालांकि कैंसर से जो डेथ के बायोडाटा हैं, आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डेथ लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर से होती है। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर कोई मौत का कारण है तो वो है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। तो आइए हम इसके बारे में आज बृहद चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो ब्रेस्ट कैंसर पार्ट 1 है, इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के इंट्रोडक्शन और इसका रिस्क फैक्टर और इसके क्लिनिकल लक्षण, डायग्नोसिस, इन तमाम बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो आजकल महिलाओं में होने वाली तमाम बीमारियां हैं, लेकिन उसमें ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के रूप में उभर कर सामने आई है। जबकि मौत के लिए लंग कैंसर सर्वाधिक डेथ का कारण बनता है, लेकिन उसके बाद अगर महिलाओं के लिए मौत का जो सबसे बड़ा कारण है वो है महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर। और इसकी विशेषता ये है कि ये अधिक उम्र की एजेड महिलाओं में इसका चांस ज़्यादा बनता है कंपैरेटिवली टू कम उम्र की महिलाओं में। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिलाओं की, उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अधिक होते हैं कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप से कम उम्र की महिलाओं में। अब इसमें लिम्फ नोड्स के द्वारा ये जो ब्रेस्ट का कैंसर है ये मेटास्टेसिस की कंडीशन में जाता है और यहाँ से ये अस्थियों में, ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में, पेल्विक रीजन में तमाम इसका प्रचार प्रसार हो जाता है जो लिम्फ के द्वारा होता है। तो ये रहा ब्रेस्ट कैंसर पार्ट 1। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कहाँ पर, किन जगहों पर, किन महिलाओं में इस कैंसर के होने के चांसेस सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का कोई एग्जैक्ट कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह क्यों ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिनसे अगर उस महिला का कुछ रिलेशन बनता है तो उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आज के युग में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये किस कारण से होता है इसका ठीक कारण अभी आज तक पता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ऐसी महिलाएं जिनमें गुणसूत्र 17 पर BRCA1 जीन पाया जाता है, उनमें होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसी महिलाएं जिनमें, जैसा कि आप जानते हैं, 23 पेयर्स ये गुणसूत्र के होते हैं, 22 तो समान होते हैं, लेकिन एक 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो उसमें जो 17वें नंबर का जीन है उस पर एक BRCA करके BRCA1, BRCA2 ये जीन पाया जाता है। ये जीन होता है जो DNA की क्षति की मरम्मत करने में काम करता है, लाभकारी है, और ब्रेस्ट कैंसर होने में ये रुकावट भी पैदा करता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर से यह बचाव करने का काम करता है। लेकिन इस जीन में जब कोई चेंजेबिलिटी हो जाती है, कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई अल्टरेशन हो जाता है, तो फिर उस महिला में जिसके गुणसूत्र नंबर 17 पर ये जीन पाया जाता है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। तो ऐसी महिलाएं जिनमें BRCA1 ये गुणसूत्र क्रोमोसोम 17 पर पाया जाता है, इसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, यानी ऐसी महिला जिसके परिवार में या ब्लड रिलेशन में पहले भी किसी को हो चुका है,
तो फिर उसमें अगली जनरेशन में भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है अर्ली मीनार्ची। ऐसी महिलाएं जिनमें मीनार्ची अर्ली स्टार्ट हो गया, अर्ली का मतलब तो आप जानते हैं समय से पहले, और मीनार्ची का मतलब प्रथम मेंस्ट्रुएशन, प्रथम रजोदर्शन, यानी पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का एक स्टैंडर्ड टाइम है, समय है, उसी समय पर होता है, तो उसको हम मैच्योर मीनार्ची मानते हैं। अगर वो समय से पहले हो जाता है तो उसको अर्ली मीनार्ची, और लेट होता है तो फिर लेट मीनार्ची। तो इसका आइडियल टाइम क्या है कि अगर उस टाइम पर ये हो तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, और किसको हम अर्ली मानेंगे, किसको हम लेट मानेंगे। जी हाँ, तो इसके लिए ये प्यूबर्टी का जो समय है, यानी 11 से 15 वर्ष, उम्र के 11वें वर्ष से लेकर के 15वें वर्ष तक के दौरान ये मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग हो जाना चाहिए। अगर 11 साल से पहले किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम इमेच्योर या अर्ली मीनार्ची बोलते हैं। और 15 के बाद तक अगर नहीं स्टार्ट होता है, 15 के बाद स्टार्ट होता है, तो उसको हम लेट मीनार्ची मानते हैं। लेकिन अगर 11 से 15 वर्ष के बीच अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम अर्ली नहीं, लेट नहीं, बल्कि नॉर्मल मीनार्ची मानते हैं, यानी समय से मेंस्ट्रुएशन का सर्किल मानते हैं। चौथा पॉइंट इसमें बताया गया लेट मीनोपाज। ये मीनोपाज क्या है? जब प्राकृतिक रूप से किसी महिला का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना रुक जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपाज। और मीनोपाज लेट हो तो ऐसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम है, और उसके पहले हो तो फिर वही बात आ जाती है, अर्ली मीनोपाज, समय के बाद हो तो लेट मीनोपाज, और उस समय पर हो तो नॉर्मल मीनोपाज हम मानते हैं। तो मीनोपाज क्या है? प्राकृतिक रूप से किसी महिला के मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज हो जाना, परमानेंट सीसेशन हो जाना, इसी को नाम देते हैं मीनोपाज। तो इसका एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया किसी महिला के जीवन में 45 से लेकर के 50 ईयर्स, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र तक जाते जाते किसी भी महिला के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज या परमानेंट सीसेशन हो जाना नॉर्मल मीनोपाज माना जाता है। लेकिन अब 50 के बाद भी अगर कंटिन्यू है तो उसको हम लेट मीनोपाज मानते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनका मेंस्ट्रुएशन 50 के बाद भी कंटिन्यू है, तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिक होते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो बताया गया, ओवेरियन कैंसर। अगर ऑलरेडी किसी महिला में ओवरी में कार्सिनोमा की प्रॉब्लम है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी होने के चांसेस अधिक हैं। नंबर 6 पर बताया गया ऐसी महिला जिसमें पहला बच्चा 30 वर्ष की उम्र के बाद पैदा होता है, यानी लेट पैदाइश होती है, तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7 पर बताया गया ओबेसिटी, यानी मोटापा या तोज का निकल जाना। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस सामान्य से अधिक होते हैं। नंबर 8 पर बताया गया चेस्ट पर हाई डोज रेडिएशन का प्रभाव। अब कोई ऐसी महिला किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रहती है, या फिर उसका कोई ऐसा प्रोफेशन है, कोई ऐसा वर्क है, उसका कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें रेडियोधर्मी किरणों के बीच में रह करके उसे काम करना पड़ता है, और उनका सीधा इफेक्ट उसके चेस्ट पर पड़ता है, तो उस रेडियोधर्मी किरणों के वजह से, उस रेडिएशन के वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। 9वां बताया गया हाई फैटी फूड, विशेष रूप से एनिमल फैट, यानी वे महिलाएं जो अपने फूड में फैट काफ़ी मात्रा में हाई ग्रेड फैट लेती हैं, खास तौर से एनिमल के मीट वगैरह में ये फूड जो है हाई ग्रेड पाया जाता है, तो
माने वही महिलाएं जो हाईली वो नॉन वेज का इस्तेमाल करती हैं अपने भोजन में, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अधिक पाए जाते हैं। नंबर 10 पर बताया गया इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इंडोमेट्रियल क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, ये यूट्रस में 3 लेयर होती हैं उसकी दीवार में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट लेयर को हम नाम देते हैं इंडोमेट्रियम। अब उसमें प्रायः उसमें भी कैंसर महिलाओं में पाया जाता है। तो अगर उस महिला में ऑलरेडी उस इंडोमेट्रियम लेयर में कार्सिनोमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसी महिला को ब्रेस्ट के कैंसर से भी हो सकता है कि प्रभावित होना पड़े, यानी उसमें भी ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने के चांसेस अधिक होते हैं कंपैरेटिवली टू ए सामान्य महिला। नंबर 11 पर बताया गया बढ़ती उम्र। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि इस ब्रेस्ट कैंसर का इफेक्ट प्रभाव जो इलरली एज्ड महिलाएं हैं जिनकी उम्र काफ़ी है, 50 से ऊपर है, या और उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिक होते हैं तुलनात्मक रूप से कम उम्र वाली महिलाओं से। तो महिला की उम्र का बढ़ना भी एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक फैक्टर हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये 11 पॉइंट बताए गए, जिनमें अगर इनमें से कोई भी कारण या इनमें से बहुत सा कारण एक महिला में एक साथ अगर हैं, तो उस महिला में ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस एक सामान्य महिला की तुलना में अधिक हो सकता है। अब आप कैसे पहचानेंगे या कैसे इसकी डायग्नोसिस करेंगे? तो क्लिनिकल लक्षण के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं कि यह महिला ब्रेस्ट कार्सिनोमा से पीड़ित है। पहला, इसमें प्रभावित ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट या निपल के नीचे मांस या पिंड जैसा महसूस होना, जो पहला लक्षण दिखता है। अब हम ब्रेस्ट का स्टडी करने के लिए अगर ब्रेस्ट को 4 भाग में बांट देते हैं, अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल, लोअर मीडियल, तो अब ये देखिए, अगर ये ब्रेस्ट है तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम 4 पॉइंट में, ये है अपर लैटरल या आउटर कह लीजिए, और ये है अपर मीडियल, और ये है लोअर लैटरल, ये है लोअर मीडियल। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये इसका चौथाई पार्ट, ये कार्सिनोमा के लिए कॉमन साइट माना जाता है। तो कहा गया कि प्रभावित ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट या निपल के नीचे, या फिर ये निपल के नीचे या इसमें कोई पिंड जैसा मांस यानी हार्ट, अगर पिंड आपको महसूस होता है पल्पिटेट करने पर, छूने पर, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर कैंसर की सेल डेवलप कर रही हैं। दूसरा लक्षण क्या मिलता है? यह मांस या पिंड सख्त यानी कड़ा होगा, हार्ड होगा, नॉन टेंडर होगा। नॉन टेंडर का मतलब कि आप इसको टच करने जा रहे हैं, अभी आपने टच भी नहीं किया, उसमें पेन की फीलिंग होने लगती है। तो ऐसा नहीं होता है, आप इसको दबा भी देंगे तो नॉन टेंडर ही रहेगा, उसमें पेन की फीलिंग नहीं होगी। इरेगुलर होगा, थोड़ा जिगजैग फॉर्म में होगा तथा गतिहीन होगा, और ये जिस जगह पर पिंड आपको पल्पिटेट होगा वहीं पर स्टेब्लिश होगा, ये मूवेबल नहीं होगा, मोबाइल इन नेचर नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि सरक करके अभी यहाँ आ गया या अभी यहाँ चला गया, नहीं, ये अपने जगह पर फिक्स होगा। तो इस तरह का अगर पिंड मिलता है तो फिर समझिए कि उस महिला में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नंबर 3, प्रथम स्टेज में यह मांस दर्द रहित तथा बाद में दर्द युक्त हो जाता है। प्रिमिटिव स्टेज में, जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर एसिम्प्टोमेटिक होता है, माने कोई सिम्टम नहीं देता है, कोई दर्द नहीं होती है, कोई फिजियोलॉजिकल परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन आगे चल करके ग्रेजुअली जब ये 3rd स्टेज में जाता है तो यह काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है। ये 1st स्टेज में या शुरुआती चरण में
तो इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होती है, चाहे आप इसको कितना भी दबा लें, पल्पिटेट कर लें, टच कर लें, लेकिन इसमें पेन की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन लेटर ऑन ये थोड़ा और एडवांस स्टेज में जब पहुंचता है तो फिर इसमें अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाता है, असहनीय दर्द होने लगता है। नंबर 4 पॉइंट बताया गया कि निपल में रिट्रैक्शन या एलिवेशन हो सकता है। ये निपल में रिट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव, री का मतलब बैक, यानी ये जो महिला का निपल होता है उसके ब्रेस्ट का, उसका नेचर कैसा है? इट इज प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। यह ब्रेस्ट की सामान्य सरफेस से उभरा हुआ एक कोनिकल प्रोजेक्शन है जो ब्रेस्ट की सामान्य सरफेस से आगे की तरफ उभरा होता है। लेकिन कार्सिनोमा की केस में ये अंदर धंसना शुरू हो जाता है, यानी बजाय ये बाहर जाने के ये ब्रेस्ट के इनर साइड में धंसना शुरू हो जाता है, इसमें खिंचाव होने लगता है। आगे मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, फिलहाल यहाँ आप इतना ही जानिए। या फिर ये बहुत बड़ा हो सकता है, एलिवेशन भी हो सकता है। तो ये लक्षण है कार्सिनोमा होने का ब्रेस्ट में। नंबर 5 पर बताया गया प्रभावित स्तन आकार में असमान हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक ही ब्रेस्ट अफेक्टेड है, प्रभावित है, तो जो महिला का दूसरा नॉर्मल ब्रेस्ट है अगर उसको मार्क किया जाए तो आपको लगेगा कि जिस ब्रेस्ट में कार्सिनोमा डेवलप कर रहा है उसकी साइज दूसरे नॉर्मल ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बड़ी दिखेगी और समान दिखेगी। नंबर 6 पर बताया गया निपल से ब्लड या कोई अन्य स्राव हो सकता है। ये निपल से अगर ब्लीडिंग होती है या ब्लड जैसा कुछ सिक्रीशन होता है या ब्लड नहीं भी है, ये बिल्कुल ब्लाइंड या कलरलेस कोई सिक्रीशन डिस्चार्ज होता है, तो यह भी कैंसर का निशान हो सकता है, उसकी पहचान हो सकता है। नंबर 7 पर बताया गया कि ब्रेस्ट में एडिमा के साथ स्किन ऑरेंज कलर का हो सकता है। ब्रेस्ट में एडिमा हो जाएगी यानी ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी और ब्रेस्ट का जो स्किन है उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है। ऑरेंज माने वही नारंगी के कलर का हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका भी कारण है, तो डिटेल तो बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए। जब ये लिम्फ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके वजह से ब्रेस्ट का फ्लूइड उसमें रुकता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, एडिमा हो जाता है और ब्रेस्ट का जो स्किन है उसका कलर नारंगी रंग का हो जाता है। अगर इस तरह का कलर परिवर्तन दिखता है या ब्रेस्ट की साइज में परिवर्तन दिखता है तो यह ब्रेस्ट में एक कैंसर की एक पहचान हो सकती है। नंबर 8 पर बताया गया निपल पर क्रस्ट बन सकती, यानी निपल पर क्रस्ट या पपड़ी जब डिस्चार्जेज होंगे तो पपड़ी तो बन ही जाएगी, लेकिन अनावश्यक रूप से निपल पर पपड़ी क्यों बनेगी जबकि सामान्य रूप से निपल पर कोई पपड़ी वगैरह नहीं बनती है। अगर इस तरह का क्रस्ट वहाँ दिखता है तो यह भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। 9वें पॉइंट में बताया गया एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। ये जो एक्जिला में लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उनमें स्वेलिंग हो सकती है, उनकी साइज बढ़ सकती है या उनमें ट्यूमर हो सकता है। नंबर 10 पर बताया गया प्रभावित आर्म में लिम्फेडिमा हो सकती है। जिस साइज का के ब्रेस्ट में कार्सिनोमा डेवलप कर रहा है तो उस तरफ की आर्म भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी लिम्फ जो है दूसरे को रिलेट करते हैं, तो इसमें भी लिम्फ में एडिमा हो सकती है। जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है, उनकी साइज बढ़ सकती है, जो ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। नंबर 11 पॉइंट पर बताया गया महिला में बोन या लंग मेटास्टेसिस के लक्षण उपस्थित हो सकते हैं। महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में बोन या लंग में इसके फैलने के लक्षण भी मिल सकते हैं। अब डायग्नोसिस करने के लिए कि वास्तव में इतना कुछ जो एक महिला में दिख रहा है कि वहाँ पर लंप मिल रहा है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई है, निपल का रिट्रैक्शन हो गया है, निपल का कलर बदल गया है, वहाँ पर जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, ये तमाम लक्षण जिसमें मिल रहे हैं
तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैंसर ही है या कुछ और है। तो इसके लिए हमें कुछ अलग से एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एक महिला को अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करके इन सारी बातों को जान लेना चाहिए। नंबर 2 पर बताया गया मैमोग्राफी। जैसे हम एक इमेजिन बनाते हैं तो ब्रेस्ट का मैमोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, एमआरआई या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कर लेते हैं। इन तमाम डिवाइस के यूज से हमें ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफ़ी मदद मिल जाती है। फिर FNAB कर लेते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी कर लेते हैं, या फिर ओपन बायोप्सी भी कर लेते हैं। मैं बायोप्सी का मतलब समझ रहा है ना, सैंपल लेकर के उसको पैथोलॉजी उसका करके और ये पता कर लेना कि ये किस तरह की सेल्स हैं। मेटास्टेसिस का पता लगाने के लिए हमें चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तथा ब्रेन का CT स्कैन भी कर लेना चाहिए। इनके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये जो महिला है ये वास्तव में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। तो हम अब अगले एपिसोड में यानी ब्रेस्ट कैंसर पार्ट 2 में बाकी सारी और जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अब आज के इस एपिसोड में बस ये जो मुख्य बिंदु इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, रिस्क फैक्टर देख लिया, क्लिनिकल लक्षण देख लिया और डायग्नोसिस देख लिया। बाकी की सारी चीज़ें अभी बहुत कुछ इसमें आना बाकी है, जो हम क्रमशः ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आपके साथ तमाम जानकारियां साझा करना चाहेंगे।